नमस्कार। मैं विक्रम सर आप लोग के साथ आज एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और मैं आज आप लोग के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड का जो वैकेंसीज आया है नाविक जीडी, नाविक डीबी एंड यांत्रिक के लिए, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। उसका नोटिफिकेशन के बारे में, नोटिफिकेशन उसका आउट हो चुका है और ये जो भर्ती है आप लोगों की परमानेंट भर्ती है। तो जरा ध्यान रखिएगा कि इस बार अगर आप लोगों ने तैयारी कर ली अपनी तरफ से, अपना पूरा जोर लगा लिया, तो 2024 में आपकी ये नौकरी पक्की हो सकती है। आगे बढ़ते इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। नोटिफिकेशन किस तरीके के हैं इसके बारे में डिटेल में बात करते हुए चलते हैं, जरा ध्यान रखिएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये 3 चीजों के लिए आया है। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए है और यांत्रिक है। यांत्रिक थ्रू यांत्रिक, यांत्रिक मतलब हो गया कि जो बच्चे पॉलिटेक्निक कर रखे हैं, पॉलिटेक्निक वो भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, ये तीनों ब्रांच का है। बाकी इसके जो ये कोर ब्रांच हुए, इसके भी बाकी जो अदर ब्रांचेज है, इसके जो सब्सिडरीज ब्रांचेज बनते हैं वो भी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस वो फॉर्म भरने से पहले एक बार देख ले कि ये मैं इसके लिए एप्लीकेबल हूं या नहीं, ठीक है। और एक चीज और जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये सिर्फ और सिर्फ मेल बच्चों के लिए है। और मेल बच्चों के लिए है, एज ग्रुप इसमें रखा गया है 18 से, लेकिन उसमें भी कंडीशन है, उन कंडीशन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, और फॉर्म जो भरने का स्टार्ट हो रखा है, डेट आई थिंक मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, ये 8 सितंबर से ही स्टार्ट है। 8 सितंबर से ध्यान रखिएगा 11 बजे से स्टार्ट हुआ है और जो लास्ट डेट है वो 22 सितंबर 2023 17:30 बजे तक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो 22 तारीख तक दिया हुआ है, सितंबर तो रात में 12 बजे तक होगा ना। अरे भरेंगे ना, की दिक्कत है। होता है कुछ बच्चे ना भर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में सबमिट करने के लिए वो लास्ट में सबमिट करना चाहते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये लास्ट में नहीं सबमिट करना है, आप फॉर्म को देख लीजिए, भर लिए तो बढ़िया से क्रॉस चेक करके उसको सबमिट ही कर दीजिए, फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो इससे आप जो लास्ट टाइम का जो रस होता है उससे आप बचेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वाले में कि एप्लीकेशन किस तरीके से है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ मेल इंडियन कैंडिडेट के लिए है, मेल इंडियन कैंडिडेट के लिए है ये। और तीनों ब्रांच के लिए, पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यात्री के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, नाविक के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10th पास आउट बच्चे होने चाहिए। वो ध्यान रखिएगा, बच्चे वो जो भी इसको भर रहे हैं वो पास आउट होने चाहिए। उनके मार्क्स वहां पे डालने होंगे आपको, जो अभी अपियरिंग में उनके लिए इस साल नहीं है, अगले साल का वेट करना है। जब आपका मार्कशीट आ जाएगा तो आप भर सकते हैं। एज ग्रुप भी इसमें कंफर्म है कि 18 से 22 वाले ही सिर्फ भरेंगे, उससे पहले वाले भी तैयारी लेकिन अभी से करिए, ताकि जब आपका नंबर आए तो आप उसमें पीछे ना रह जाएं, एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। जनरल ड्यूटी नाविक के लिए ये +2 पास बच्चों के लिए है, उसमें भी मैथ और फिजिक्स उसका कंपलसरी है। मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। बायो वाले बच्चे जिनका बायो एक्स्ट्रा है वो भर सकते हैं, लेकिन मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, ये दोनों पेपर आपके रहने चाहिए, ठीक है। दोनों वाले भर सकते हैं। यांत्रिक वाले में 10th पास हो फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड, और डिप्लोमा रहे इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और टेलीकम्युनिकेशन में, या रेडियो पावर इंजीनियरिंग, ड्यूरेशन 3 या 4 साल का, अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE। ध्यान रखिएगा ये डिप्लोमा ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। डिग्री वाले एलिजिबल नहीं है, इसने स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि डिग्री वाले बच्चों को नहीं ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, इससे जरा देख लेते हैं लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा। जो मैंने बताया अभी आपको कि इक्विवेलेंट डिप्लोमा कौन कौन से डिप्लोमा वाले बच्चे, देखिए लिख रखा है मैकेनिकल डिप्लोमा, इधर भी डिप्लोमा और ये भी डिप्लोमा, तो डिप्लोमा वाले ही बच्चे इसको भर सकते हैं। आप भरते तो आपको कोई फायदा होना वाला नहीं है। जो इंजीनियरिंग के बच्चे अगर सोच रहे जो बीटेक कर रखे हैं वो भर दे। तो देखिए इलेक्ट्रिकल माने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर वाले पावर सिस्टम की भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड इंजीनियरिंग। मतलब इलेक्ट्रिकल के इतने सारे बच्चे जो अलग अलग ट्रेड के हैं इलेक्ट्रिकल के, वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं। एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जब आप भर रहे होंगे यांत्रिक के लिए तो आप चेक कर लीजिएगा। उसी तरीके से मैकेनिकल में मरीन है, मरीन इंजीनियरिंग सिस्टम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग, मतलब शिप बिल्डिंग वाले भी बच्चे इसमें भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड पावर वाले में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ऑप्टिक्स वाले,
इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिल्टर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारे बच्चे एलिजिबल हैं डिप्लोमा वाले में, मींस यांत्रिक वाले में। इतने ब्रांच के बच्चे सारे के सारे भर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, इससे आगे बढ़ रहे हैं, देखिए क्या क्या और एलिजिबिलिटी है। कैंडिडेट्स टू फिल all the subject mentioned in your mark sheet while filling the online application, means आपके जो मार्कशीट में जो नंबर्स आए हैं वो सारी चीजें भरने हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करते चलूंगा, एक एक लाइन नहीं पढ़ रहे, ताकि जल्दी से नोटिफिकेशन आपके काम करे। मिनिमम देखिए एज बोल रखा है 18 से 22 साल, ये एज कैटेगरी में आपको फिर से बता दे रहा हूं 18 से 22 साल। लेकिन कैंडिडेट जो बॉर्न होना चाहिए वो 1 मई 2002 से लेके 30 अप्रैल 2006 के बीच के होने चाहिए। और दोनों डेट ध्यान रखिएगा, दोनों डेट इंक्लूसिव है, मतलब दोनों डेट वाले बच्चे भी एप्लीकेबल है। 1 मई 2002 से लेके 30 अप्रैल 2006 के दोनों, इन दोनों के बीच में जितने बच्चे आते हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ है वो सारे बच्चे एप्लीकेबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। और भी पोस्ट किसके लिए, डीबी के लिए, जीडी के लिए और यांत्रिक के लिए भी, तो तीनों के लिए भाई। और जो रिलैक्सेशन मिलता है वो एससी एसटी को 5 इयर्स का मिल रहा है, एससी एसटी को 3 इयर्स को मिल रहा है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को लिए। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप कैटेगरी वाइज अगर आपका लगता है कि तो सारे कंडीशन ऊपर वाले बताए जनरल के लिए। लेकिन अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 3 इयर्स का मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैकेंसीज और जो पोस्ट है वो टेंटेटिव है, उसको वो आगे बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के, वो कोस्ट गार्ड के ऊपर डिपेंड करता है वहां से कि इसकी क्या हो सकती है। देख लेते हैं इसको पोस्ट का। तो नाविक का जनरल ड्यूटी के लिए टोटल 260 पोस्ट है, जिसमें से जनरल के लिए 104, ईडब्ल्यूएस के लिए एक्सट्रीमली 27, ओबीसी के लिए 52 है, एससी के लिए 35, एसटी के लिए और एससी के लिए 42। नाविक डोमेस्टिक के लिए टोटल 30 है, जिसमें से 12 जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 9, एसटी के लिए 2 और एससी के लिए 4। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 25 है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 20 है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 15 है। ध्यान रखिएगा ये जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी का अलग अलग है, लेकिन आपको तो एक ही सीट लेना है। इसलिए आप किसी भी कैटेगरी से हैं, मतलब ये नहीं होता है अगर आपने तैयारी अपनी बहुत अच्छी की है तो इनमें से तो एक ही सीट लेना है, बाकी जिसको लेना होगा उसको लेना होगा, कोई बच्चा। और हाँ, एक चीज आपको और जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं, अब जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो कोई एक ही को आप भर सकते हैं। अगर आपने जीडी का भरा है तो आप सिर्फ और सिर्फ जीडी के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आपने डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भरा है, डोमेस्टिक के लिए भरा है नाविक के लिए, तो आप डोमेस्टिक वाले के लिए एप्लीकेबल होंगे। मतलब एक बच्चा 2 अलग अलग फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप भरते हैं तो वो जो लास्ट होगा वही वाला एप्लीकेबल होगा, उससे पहले वाला प्रीवियस वाला ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। टेंटेटिव है, इसके चेंज भी हो सकते हैं डेट वेट। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है उसको जरा देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में 3 स्टेप के हो रहे हैं। 3 स्टेज 1 हो रहा है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है एंड स्टेज 4। एक्सप्लेन डिटेल पैरा 6, आगे इसके बारे में बात करेंगे। 4 स्टेज में हो रहे हैं, लेकिन जनरली आपको 2 एग्जाम शुरुआत में पास करने, उसके बाद पीएफटी हो गया, पीएफटी के बाद फिर आईएनएस चिल्का पे मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिर आईएनएस चिल्का पे दोबारा री मेडिकल है, और री मेडिकल के बाद फिर आपका ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट बन जाएगा। मेरिट लिस्ट के बाद आपके पास ज्वाइनिंग के लिए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये बायोमेट्रिक का एग्जाम के फर्स्ट एग्जाम जो फर्स्ट आप देने जाएंगे, टेस्ट देने जाएंगे, वहां पे बायोमेट्रिक होना है। तो ये फ्रॉड व्रॉड होता है इसमें बिल्कुल नहीं है, ट्रांसपेरेंसी पूरी भरी हुई है, इसलिए आप इस पे विश्वास कर सकते हैं और इधर उधर की चीजों में आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ आपको काम करना है पढ़ने वाला। चलिए आगे बढ़ रहे हैं इस वाले में। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल एक बार देख लीजिएगा। मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में ये आपको नोटिफिकेशन अटैच कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो ढूंढने उड़ने में, एवरीथिंग आपके फेवर में चीजें जाए। स्टेज 1 में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर पास फेल हो गए तो डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब चाहिए, 1 कलर फोटो, प्रिंट आउट फोटो, एडमिट कार्ड चाहिए, 2 नंबर ऑफ पासपोर्ट फोटो चाहिए, सिमिलर फेशियल, मतलब ऐसा ना हो कि अभी कुछ और पे पहन के खिंचा लिए अगले बार कोई और, मतलब दोनों फोटो भाई एक ही रखना है। एससी एसटी के लिए उनका सर्टिफिकेट चाहिए और बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग भी होगा, तो उसका जरा ध्यान रखना है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो रिटन एग्जाम हो रहा है इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस के, मतलब आपको क्या नंबर लाना है जिससे आप पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, जिससे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। देख लीजिएगा, नाविक डीबी के लिए सेक्शन 1 ही एक ही सेक्शन होना है, सेक्शन 1। इस वाले में यूआर मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन तीनों को 30 नंबर लाना कंपलसरी है और 27 नंबर एससी और एसटी को ले लाना है। तो 3 नंबर का आपको वहां पे रिबेट मिलता है एससी और एसटी को 27 नंबर, और जो जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको 30 नंबर लाने हैं। नाविक जीडी के लिए, ये ग्राउंड ड्यूटी के लिए, ये स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों आपको देना है। इस वाले में
30 और 20 50, मतलब आप टोटल 50 लाते हो तो यू आर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मतलब जनरल ओबीसी दोनों आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, और 44 नंबर में एससी एसटी और क्वालिफाई कर जाएंगे। पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेकंड आर सेपरेटली कंपलसरी। ध्यान रखिएगा, पहले में 30 नंबर लाना बहुत जरूरी है, और दूसरे में भी ऐसा नहीं कि पहले वाले सेक्शन से ही पूरे नंबर ले आए, दूसरे वाले गोल खत्म हो गया, नहीं मिलेगा नौकरी। ध्यान रखिएगा, पहले वाले से 30 मतलब सेक्शन फर्स्ट से 30 और सेक्शन सेकंड से 20 नंबर लाना जरूरी है, ये ओबीसी और जनरल वालों को। जबकि एससी एसटी वाले को 27 नंबर पहले वाले से और 17 नंबर दूसरे वाले से, दोनों में आपको 3-3 नंबर का रिबेट दिया है। 3 नंबर तो ये देखा 50 और 44, भाई 3-3 का दोनों का हो गया है। अब देखिए यांत्रिक वाले में, इलेक्ट्रिकल में सेम उसी तरीके से 30 और 20 का है, 27 और 17 का है, तो 50 और 44 लाना है स्टेज फर्स्ट में। फिर दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को भी वही है, 30 और 20 है, 50 और 44। जनरल और ओबीसी को 50, एससी एसटी को 44। ध्यान रखिएगा, और दोनों में सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड को पास करना सेपरेटली कंपलसरी है, वरना आपका मेरिट नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, दोनों पेपर पे तैयारी उतनी ही होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, मैकेनिकल का भी वही है 50 और 44। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लिया, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैक्सिमम मार्क आपका 60 नंबर का होगा, सेक्शन फर्स्ट 60 नंबर का होगा, 45 मिनट समय मिलेगा, क्वेश्चन भी आपके 60 ही होंगे, क्वेश्चन भी 60 होंगे। मैथ के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 और जीके आपका 5 रहेगा। अभी इसका अलग मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगा, जहां पे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपका सिलेबस क्या होगा सेक्शन फर्स्ट के लिए, मतलब जो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जीडी के लिए कर रहे हैं, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो सेक्शन 1 के लिए कंपलसरी है, और जो जीडी के लिए कर रहे हैं तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों कंपलसरी है। तो उस वाले में कैसे उसकी तैयारी करें जो अपना एग्जाम निकल सकता है। मैथ 20 होंगे, साइंस 10 होंगे, इंग्लिश 15 और रीजनिंग 10, और फिर अपना जीके 5। पासिंग मार्क्स आपको बताया 30 नंबर है ओबीसी के लिए, 27 नंबर कैटेगरी के लिए, और सिलेबस जो है इसका 10th क्लास का है। बहुत आसान है, आप अगर मेहनत कर लोगे बढ़िया से तो आपका एक बार में ही निकल सकता है। जो बच्चे अभी जिनका एज 18 साल नहीं हुआ है उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो अपने माइंड में सेट कर ले, सिलेबस को एक बार बढ़िया से देख ले और तैयारी करते जाए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ, तो आपका पहले बार में ही सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 1-2 नंबर से रह जाता है और लगता है उनको कह रहे अच्छा भर लेते, और फिर बाद में उनको एग्जाम का जब डेट निकल जाता है तो उनको याद आता है कि ये वाला कर ले हम भी। तो अगर आप पहले से फोकस्ड है मेरे को इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी लेनी है, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि सिलेबस देख के रखिए। कट ऑफ आगे पीछे होता है लेकिन इतना भी नहीं होगा कि बहुत ज्यादा कट ऑफ चला जाएगा जिसमें आपका नहीं होगा। पास पहले करें, पहले पास करें, उसके बाद पीएफटी पास करें, मेडिकल, उसके बाद फिर फाइनली और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो पहले लेकिन पास तो करें। देखिए सेक्शन सेकंड में मैक्सिमम मार्क्स 50 का है, 30 मिनट का एग्जाम है, ये अलग से जो सेक्शन अलग है, ये आपका 60 क्वेश्चन और ये आपका 50 क्वेश्चन, 30 मिनट का क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन आपके 50 मिलेंगे, तो 60 50 110 हो गए। और इधर मैथ आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे मैथ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बायो के भी स्टूडेंट हैं और मैथ आपका एक्स्ट्रा था, आप चाहते हैं कि मैथ से अपनी नौकरी ले ले, तो यहाँ पे मैथ फिर दोबारा आ गया है। 25 क्वेश्चन मैथ रहेंगे, वो भी 25 क्वेश्चन मैथ जो है वो 12th क्लास के रहेंगे, और फिजिक्स भी 12th क्लास के ही 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आपका 12th क्लास स्ट्रांग है तो आपका ये वाला सिलेक्शन पक्का इस बार होने वाला है जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है। आगे आते हैं सेक्शन थर्ड में जो इलेक्ट्रिकल के लिए है। 50 मार्क्स का इलेक्ट्रिकल है, 30 मार्क्स का मिनिमम 30 मिनट का टाइमिंग है और 50 क्वेश्चन रहेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से 20 नंबर लाने ओबीसी के लिए, 17 नंबर लाना एससी एसटी को। डिप्लोमा लेवल का इंजीनियरिंग का क्वेश्चन रहेगा, जरा ध्यान देख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ रहे हैं सेक्शन 4 जो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए है। 50 क्वेश्चन ये भी रहेंगे, 30 मिनट के लिए 50 क्वेश्चन 50 है, 20 लाने हैं कंपलसरी ओबीसी के लिए, 17 लाने हैं एससी एसटी के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले बच्चे इसके सिलेबस के हिसाब से उनके सवाल पूछे जाएंगे। सेक्शन 5वां जो आपका मैकेनिकल के लिए 50 क्वेश्चन 30 मिनट, 50 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 20 और 17 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको, और जनरल के लिए 20 नंबर लाने हैं, और एससी एसटी के लिए आपको 17 नंबर लाने हैं। डिप्लोमा लेवल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सवाल रहेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं इस वाले में। जब ये स्टेज हो जाए तो अब जो स्टेज फर्स्ट हो गया तो इसके बाद आपको असिस्टेंट एबिलिटी ये हो जाने के बाद देखिए पीएफटी, ये फिजिकल
फिटनेस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेंगे, सारे बच्चे इसमें से क्वालिफाई कर देते हैं। इसमें से एक चीज और ध्यान रखना है कि हाइट ना 157 होना चाहिए तब तक, मतलब तब तक। अभी तो अगर आपका एक दो इंची कम भी है तो आप जो भी एक्सरसाइजेस होते हैं हाइट बढ़ाने के वो आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। 1.6 किलोमीटर रन कंप्लीट करना है 7 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर दौड़ लेना है, 20 गो उठक बैठक लगा लेना स्क्वाट, और 10 गो पुशअप है, 10 पुशअप है, 20 उठक बैठक है। उठक बैठक तो हर बच्चा लगा लेगा, इतना तो स्कूल में भी आप लोगों ने सीख रखा होगा, और जहां पढ़ते होंगे उठक बैठक लगाने वाला काम वहां करवा ही लेता होगा टीचर आपसे कि अरे आज लेट हुआ है तो ऐसे कर लो, ऐसे हुआ है तो ऐसे कर लो। तो ये सब चीजें आपके हिसाब के हैं, कर लीजिएगा। बाकी इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो अगर आप उसमें चेंज होते दिक्कत होती है आपको तो 21 दिन के बाद आप उसे फिर दोबारा रीचेक के लिए आप डाल सकते हैं। बाकी आप बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें देख लीजिएगा। बाकी जो मेन चीज है वो मैं आपको बताता हूँ, ये फाइनल मेडिकल एट आईएनएस चिल्का, जो बच्चों का इधर मेडिकल हो जाएगा उनका फिर दोबारा आईएनएस चिल्का में, दोबारा आईएनएस चिल्का पे आपको दोबारा मेडिकल देना होगा। वहां पे जब आप मेडिकल हो जाएगा तो समझिए आप फाइनल मेडिकल आपका पास आउट हो चुके हैं। उसके बाद फिर आपकी मेरिट बढ़ेगी, सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन, अदर एसोसिएट फॉर्म्स जो है वो दिए जाएंगे, वो करने होंगे आपको। और फिर कैंडिडेट अंडरगोइंग, देखिए चौथे स्टेज में है अंडरगोइंग ट्रेनिंग आईएनएस चिक्लेयर एट टू सबमिट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग अ स्टेज थर्ड एंड वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स थ्रू बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्टेट एंड गवर्नमेंट। मतलब चौथा स्टेट में जो आईएनएस चिल्का में हो गया था आपका, थर्ड स्टेप में वही सारी चीजों का यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। फॉर्म का आपको हाउ टू अप्लाई वाला है, 8 सितंबर से 22 सितंबर तक आपको भरने हैं, वो भी 17:30 बजे तक का ही ध्यान है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले में डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, स्कैन सिग्नेचर चाहिए, इमेज चाहिए, स्कैन लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आधार पैन कुछ चलेगा। और ऑल कैंडिडेट्स SC ST वाले अदर 10th का मार्कशीट चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10 इफ एप्लीकेबल, अगर जरूरत है रहा पड़ा तो। फॉर्मूला अगर CGPA में किसी का है तो वो CGPA का कन्वर्जन का होगा, GD का भी उसी तरीके से है, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और फॉर्मूला कन्वर्जन, एडिशनल का मार्कशीट है तो। यांत्रिक में 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और फिर मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ डिप्लोमा। मतलब डिप्लोमा में भी जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं वो सारे आपको पासिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं कि जो अपीयरिंग है वो भी भर सकते हैं, नहीं, ध्यान रखिएगा जो पास आउट हो चुके हैं उन्हीं के लिए सिर्फ है। तो जो अभी पास आउट नहीं हुए वो जरा अपनी बारी का वेट कर ले, इंतजार करें, उनके लिए भी गवर्नमेंट लेके आएगी अगले साल। चलिए इतना हो जाएगा। एग्जामिनेशन फी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन फी SC ST के लिए नहीं लग रहा है तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो बच्चे अदर SC ST के अलावा है, मींस UR है, EWS है और OBC है, उनको 300 मात्र 300 रुपया का आप चालान कटा के, ऑनलाइन ही सारी चीजें हैं, आप 300 रुपया का चालान कटा के आप इसको भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एक बार फी अगर आपने दे दिया तो वो रिफंड नहीं होगा, तुम्हारा मन रहे चाहे नहीं मन रहे भाई। ठीक है आगे बढ़ रहे हैं। इस वाले में नोटिफिकेशन में देखिए एग्जामिनेशन सिटी का, इसका भी जरा ध्यान रखिएगा, ये आपको देगा पाथ प्रेफरेंस देगा। एग्जामिनेशन सिटी इन द स्टेज फर्स्ट और सेकंड के लिए कैंडिडेट फर्स्ट फिल चॉइस ऑफ 30 किलोमीटर विद इन 30 किलोमीटर फ्रॉम द प्रेजेंट कम्युनिकेशन रेसिडेंस, नो एग्जामिनेशन सिटी इज विद इन 30 देन नियरेस्ट एग्जामिनेशन सिटी दे देगा। मतलब कि आपको अगर 30 किलोमीटर के अंदर का आपका एग्जामिनेशन सिटी मिल रहा है, सेंटर मिल रहा है तो वही देगा। अगर 30 किलोमीटर के अंदर आपका नहीं कोई सेंटर है तो फिर आपको कोई भी नियरेस्ट वाला मिल सकता है, लेकिन 30 किलोमीटर के अंदर आई थिंक सबको मिल जाएगा। और आपके पास तो ऑप्शन है पांच में से कोई एक दे देगा भाई, आपको टेंशन तो है ही नहीं उसमें। चलिए आगे बढ़ रहे थे। जो एग्जाम का यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि फॉर्म भर लिए, लेकिन फॉर्म भरने के बाद एग्जाम के डेट कब आएंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मुझे कितना समय मिलेगा, ध्यान रखिएगा। GD, नाविक, DB और तीनों के लिए मिड या एंड में, दिसंबर के मिड या एंड में एग्जाम होंगे। स्टेज 1, स्टेज 2 मिड एंड जनवरी के 2024, जनवरी के 2024 के एंड में या फिर मिड में एग्जाम स्टेज सेकंड हो जाएंगे। और जो थर्ड एग्जाम है जो मैं आपको बताया डॉक्यूमेंट वाला और मेडिकल वाला, ये सारी चीजें आपके अप्रैल के एंड में या फिर मई के फर्स्ट वीक में ये हो जाएंगे। कौन से वाले, 2024 के। तो बहुत अच्छा शेड्यूल दे रखा है आपको प्रिपरेशन का भी, हर एक स्टेज के प्रिपरेशन के लिए आपको समय दे रखा है। जैसे दिसंबर में अगर मिड में हुआ तो इधर भी मिड में होगा, तो
महीना का ऑलमोस्ट समय मिल जाएगा। अगर एंड में हुआ तो इधर भी एंड में होगा, तो 1 महीना का ऑलमोस्ट समय इधर मिला। और फिर आपको जो लास्ट में पीएफटी और ये सारी चीजें हैं डॉक्यूमेंट, उसके लिए भी आपको समय मिलेगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध ये रहेगा, पहले रिटर्न क्लियर करें, पहले रिटर्न क्लियर करें। जब रिटर्न आपका क्लियर हो जाएगा तभी आप पीएफटी के लिए, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो हाइट है 1.57 157 सेंटीमीटर, उसको जरा ध्यान रखिएगा कि वो आपका हो रहा है या नहीं। अगर उससे कम है तो उसके लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि आपका 1-2 सेंटीमीटर तब तक बढ़ जाए। ऐसे बच्चों के अभी हम लोग ऐसे एज में होते हैं कि 1-2 सेंटीमीटर तो 3-4 महीने में खींच ही लेते हैं, अगर एक्सरसाइज प्रॉपर ढंग से उसका करे तो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं इस वाले में। और इसमें जो है आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड 2-3 दिन पहले एग्जामिनेशन, इससे ज्यादा पहले नहीं होने वाला है। तो इसका भी जरा ध्यान रखिएगा, अपने ईमेल आईडी को जरा एक्टिव रखिएगा और चेक करते रहिएगा। एंड में कौन से वाले में, दिसंबर के एंड में और आपका जनवरी के एंड में। मैं बाकी एक बार और आपके पास आऊंगा, तो जो भी एग्जाम हो जाने के बाद जो डेट ऑफ होगा, कट ऑफ का क्या कट ऑफ बन रहा है और कब होने वाला है, तो इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन और लेके आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। स्टेज सेकंड के लिए कलर प्रिंट आउट ऑफ वही है, एग्जामिनेशन चाहिए। स्टेज थर्ड के लिए कलर प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ध्यान रखिएगा, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप भरते हैं उसका जो एक पीडीएफ बनता है, उस पीडीएफ को सेव रखिएगा, क्योंकि जब भी एग्जाम देने जाइएगा और उसके बाद अगले वाले में जाएंगे तो वो आपसे मांग सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी वो ले सकता है। मेडिकल स्टैंडर्ड हाइट देखिए, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, जो इंपॉर्टेंट है 157 सेंटीमीटर, वो भी किसके लिए, नॉर्मल मिनिमम हाइट 157 है, लेकिन 5 सेंटीमीटर आपको छूट देगा। किनको, असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाले को, लोगों को, मतलब जो पहाड़ी लोग इलाके से पूर्वोत्तर वाले लोग हैं, उनको 5 सेंटीमीटर का डिस्काउंट भाई छूट दे रहा है। मतलब 157 है, 5 सेंटीमीटर कम कर दे, 152 तक, उसको 53 तक इसका चल सकता है। तो जरा ध्यान रखिएगा उसको। और चेस्ट भी है, और reduced by up to 2 सेंटीमीटर हैविंग डोमिसाइल ऑफ लक्षद्वीप में, और 2 सेंटीमीटर का दे रहा भाई। तो लक्षद्वीप वाले लोग देख लीजिएगा जरा। चेस्ट का भी देखिए, चेस्ट का बोला है कि मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का, तो हो ही जाता है। अगर आप नॉर्मल फिट हो तो आपका हो जाएगा। वेट आपका प्रोपोर्शन टू हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस 10% चलता है। मतलब आपका अगर हाइट है तो ज्यादा हाइट है तो ज्यादा पतले दुबले पतले, एकदम लकड़ी हो के मार दे फूक तो उड़ गए, वैसा वाला नहीं होना चाहिए। हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए। जब मेडिकल के लिए जा रहे हो तो आपको वैक्सीन के लिए बताता है कि कान से वैक्स निकलवा ले, तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा, वरना वो री दे देगा तो फिर फायदा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, कैंडिडेट एडवाइज टू गेट देयर ईयर क्लीन फॉर वैक्स एंड टाटर रिमूव फ्रॉम द टीथ प्रायर टू द मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब दांत से जो टाटर होता है ना, व्हाइट वाले येलो टेस्ट, उसको हटवा लेने भाई, और ईयर से कान साफ करवा लेने, ताकि आप री मेडिकल से बचो, एक ही बार में आपका मेडिकल फाइनल हो जाए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं इस वाले में। ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग नाविक का डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक बिल कमर्स। ठीक, अब आगे बढ़ लेते हैं। इसमें एक चीज जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है वो लास्ट वाला है कि भैया इतना कर लेने के बाद देश सेवा करने के साथ साथ घर गृहस्थी तो चलना चाहिए। तो घर गृहस्थी चलाने के लिए आपको जो सैलरी दे रही है डोमेस्टिक और यांत्रिक, डोमेस्टिक और जीडी के लिए, जरा देख लेते हैं कहां है वो सैलरी। इसमें मेंशन है, मेरे को तो ध्यान है, लेकिन पेपर पे है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप देखते हुए चले। हाँ आ गया ना पेपर पे। 21,000 बेसिक पे जो आपको देगा भैया, 21,700 रुपया देगा। साथ में डेरेंस अलाउंस है, अदर अलाउंसेस बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ड्यूटी, प्लेस एंड पोस्टिंग एज पर द प्रिवेलिंग रेगुलेशन। मतलब 21,700 रुपया के अलावा भी, ये तो बेसिक पे हो गए, उसके बाद डेयरिंग अलाउंस मिलेंगे, जो भी आपको मिलना रहेगा। फिर नेचर ऑफ ड्यूटी, कैसा ड्यूटी है उसके अलाउंसेस मिलने हैं। फिर आप पोस्टिंग के हिसाब से भी, अगर मान लिया सुदूर क्षेत्र में रहेगा जहां कोई ना रहता, बियाबान जगह पे, और 1 साल रहेगा, तो उधर भी उसके अलाउंसेस अलग होते हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो वहां पे उसके अलाउंसेस अलग होते हैं। तो जरा इसको भी देख लीजिए। डोमेस्टिक ब्रांच को भी 21,700 ही मिल रहा है। मतलब 10th पास वालों को भी 21,700, 12th पास आउट वालों को भी 21,700। तो टेंशन नहीं लेना है कि आप 10th पास है या 12th पास आउट है, ठीक। लेकिन यहाँ पे आंतरिक वालों को जरा सा बढ़ा दिया भाई, इंजीनियरिंग कर रखे हैं, तो 29,200 बेसिक पे है, और प्लस उसको यांत्रिक पे मिल रहा है 6200 रुपया का, और डियरेंस अलाउंस
बाकी डियरेंस अलाउंसेज है, नेचर ऑफ ड्यूटी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये सब आपको उनको मिलना ही है। आई होप कि इतना, बाकी सारी चीजें इसमें कुछ नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ इसके और भी नोटिफिकेशन में वो दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या होना है। तो मेन जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ऐसे ढेर सारे नोटिफिकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।